दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम भारत में विदेशी व्यापारियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और इसके साथ ही उसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थो में थी। और इसके अलावा जान लीजिए कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था जो कि 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई थी, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। दोस्तों डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों और डचों के बीच हुए वेदरा युद्ध में हुआ था। तो याद रखिएगा, वेदरा युद्ध में डचों का भारत से पतन हो गया। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य और जान लीजिए कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। 1611 में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने दोस्तों 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत के थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट की बात अगर जो करें तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया था और पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और दोस्तों जो टॉमस रो था वो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। ये जहांगीर और खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ था और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान दिया जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना था। 1661 ईस्वी में आप जानते हैं कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई की 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया
और 1687 का वर्ष महत्वपूर्ण है। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में जो फ्रांसीसी थे उनकी पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। और पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और 1748 में हुई ए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। और इसी संधि के तहत दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। और पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। इसके अलावा 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में बने रहे थे। अब आइए भारत में विदेशी या यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत में किस क्रम में आए थे। तो देखिए, भारत में जो यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है वो है, सबसे पहले याद रखिएगा पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डेन आए थे और पांचवें पर फ्रांसीसी। और इनकी कंपनियों की स्थापना का वर्ष क्या है? तो देखिए, पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 में स्थापना हुई थी। और इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे, ये 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इसके अलावा सन 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापित हुई थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस ये 1664 में स्थापित हुई थी। तो ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, उनके स्थापना का क्रम आपने देख लिया। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया कि सबसे जो यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत में, पुर्तगाली पहले आए, डच उसके बाद आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। और ये जो क्रम है ये भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। अब आइए प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न जो है ये हम पुर्तगाली आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सुमेलित करना है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली व्यापार का या जो घटनाएं हैं उनका जो है सूची 2 के विभिन्न वर्षों से सुमेलन करना है। भारत में पुर्तगाली व्यापार ये 1498 ईस्वी, तो देखिए ए का पहला हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी अभी आपने पढ़ा है सन 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा आपका सही क्रम हो जाएगा कंपनियों के स्थापना का। अगला प्रश्न है, किस क्रम में यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे? तो आप जानते हैं कि जो क्रम था वो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो ये जो क्रम है, तो आप जान लीजिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित करना है। देखिए, कालीकट, तो कालीकट को सन 1500 ईस्वी में प्राप्त किया गया। कन्नानौर, देखिए दोस्तों, कन्नौर को 1502 ईस्वी में।
धाबोल जो था, धाबोल को 1522 में और पोन्नानी को 1526 में। तो देखिए सही क्रम हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। अब आइए अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों में सबसे पहले कौन थे? तो आप जानते हैं सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली लोग थे। अगला प्रश्न है, किसने भारत आने के अपने पीछे के लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया था? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो दोस्तों ये था वास्को डी गामा, और आप जान लीजिए कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्को डी गामा सन 1498 में कालीकट भारत आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया और उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? तो ये थे जेपी दे केविलाहामो को, जो है पुर्तगाल के राजा ने 1487 के में भारत की ओर भेजा था। अगला प्रश्न है, कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती पायलट कौन था? तो ये था अब्दुल माजिद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था और उसने यहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ था। और दोस्तों वास्को डी गामा जो है 1498 में एक गुजराती जहाज यात्री अब्दुल माजिद के सहयोग से भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो ये था कालीकट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 1498 में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कौन से कारण सही है? तो स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार हो जाना, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना और अंग्रेजी और डच नौसैनिकों की शक्ति का उदय, ये सब भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये तिथि है 20 मई 1498 को। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार 1498 में प्रारंभ हुआ। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया, ये था पुर्तगाल। देखिए दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर कब्जा बीजापुर से किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा पर बीजापुर से कब्जा किया था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? तो ये था अल्वारेज काब्राल, ये दूसरे पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता था। अगला प्रश्न है, कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले थे? तो मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस जो था ये भारत में लाने वाले पुर्तगाली थे। देखिए किस देश के संदर्भ में कार्ड्स प्रणाली का उल्लेख मिलता है? तो ये पुर्तगाल के संबंध में कार्ड्स प्रणाली का उल्लेख मिलता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देखिए जो पुर्तगाली लोग थे ये इनका भारत में आगमन जो था, इन्होंने भारत में कई प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रारंभ हुआ और इसके अलावा डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का प्रचलन किया था। अब आइए डच से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सन 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद मसूलीपट्टनम में कौन स्थापित हुए? तो ये थे डच।
याद रखिएगा दोस्तों, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद मसूलीपट्टनम में स्थापित होने वाले डच थे। कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र था? तो देखिए, डचों के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र मसूलीपट्टनम, कराईकल और बालासोर थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डचों की दोस्तों वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना सन 1602 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये कंपनी थी डच संयुक्त कंपनी। दोस्तों, सन 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि अंग्रेजों से संबंधित है। और आप जानते हैं कि व्यापार करने वालों में जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी सब आए, उसमें अंग्रेजों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया और इन्होंने भारत को एक उपनिवेश के तौर पर भी बनाकर रखा और यहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए किया था। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व सन 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जानते हैं कि देखिए, अगर जो हम घटनाओं की बात करें तो प्लासी के युद्ध में आप देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और वांडीवास में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1764 में लड़ा गया युद्ध था, बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? तो 1764 ईस्वी में। अब आइए अगले प्रश्न पर, बंबई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में किसे मिला था? तो ये ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बंबई पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिला था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ बनाया था? तो सूरत में। और अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो ये था फ्रांसिस डे। दोस्तों, फ्रांसिस डे ने जो है चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया था। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, आपको बताना है। तो ये था भूभाग नहीं व्यापार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। और बाद में इसने इस नारे को बदल दिया और उसने भूभाग पर भी अधिकार करना शुरू किया। दोस्तों, 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अगला प्रश्न है कि 1665 में किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये था गेराल्ड ओंगियार, जिसने 1665 में बम्बई को अपने अधिकार में लिया था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो ये मद्रास में स्थापित की गई थी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी।
अगला प्रश्न है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त की गई थी? तो इसका नाम था, इस परमिट को दस्तक कहा गया है। दोस्तों, दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पारपत्र था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दोस्तों, ये दस्तक बहुत समय तक चला और कॉर्नवालिस के समय में दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। और आप जान लीजिए कि फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। आइए देखते हैं, विभिन्न युद्धों का क्रम आपको बताना है। इसमें आपके प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध है। तो आप जान लीजिए, प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध दूसरे स्थान पर है, 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अधिकार जो है, व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार 1813 ईस्वी में खो दिया था। और आप जान लीजिए कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया था और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। दोस्तों, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसी के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ये आप जान लीजिए। और 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और यही था, जान लीजिए, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा देखिए दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब आइए देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपका सही उत्तर है कि दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान जो है, जान लीजिए कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया था। जान लीजिए, सुनहला फरमान जिसको गोल्डन फरमान कहा जाता है, ये 1632 ईस्वी में। और दोस्तों, इसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो याद रखिएगा, गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान 1632 में जारी किया गया था। और ये फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया था, क्योंकि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी और इसका दाम था 500 पैगोडा वार्षिक कर। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी ने 1773 में पांडिचेरी की नींव डाली? ये फ्रांसीसियों से संबंधित है। तो फ्रैंको मार्टिन ने, याद रखिएगा दोस्तों, फ्रैंको मार्टिन ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी। एक प्रश्न और है कि चंद्रनगर जो है, ये चंद्रनगर किसकी कॉलोनी या किसकी बस्ती थी? तो चंद्रनगर एक फ्रांसीसी कॉलोनी या फ्रेंच कॉलोनी थी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अब अगला प्रश्न जो है वो सुमेलित करना है आपको, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1747 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। और 1760 में आप देख सकते हैं दोस्तों, वांडीवास का युद्ध हुआ था और ये युद्ध बहुत ही निर्णायक था। 1761 में पांडिचेरी का पतन हुआ था।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1761 में पांडिचेरी का पतन हुआ था, ये आप जान लीजिए। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। दोस्तों, वांडीवास का युद्ध आप जान लीजिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष किया था और इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और रिवीजन नोट्स के क्रम में इम्पॉर्टेंट रिवीजन वन लाइनर फैक्ट्स को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।